नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का ही एक विषय जो कि है अव्यय। तो आज हम अव्यय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता और उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, यानी अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि उनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे संज्ञा, राम घर जा रहा था, और अगर हम कह दें सीता, तो हम कहेंगे सीता घर जा रही थी। अब लिंग, वचन, काल सब कुछ उसमें क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अव्यय में अगर लिंग, वचन, काल आदि उसमें परिवर्तित भी कर दिए जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण देखिए, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। अगर हम कहते हैं कि देखिए वर्षा स्त्रीलिंग हो गई, अगर हम यहाँ वृद्धा कह दें या हम कह दें कि राधा हम कह दें कि वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे क्या है, नहीं, धीरे धीरे चल रही है। तो मतलब क्या है, धीरे धीरे वैसा ही रहा। जहाँ पुल्लिंग है वहाँ भी धीरे धीरे है, स्त्रीलिंग है वहाँ भी धीरे धीरे है। तो ऐसे जो शब्द जो जिनमें परिवर्तन नहीं आता, लिंग, वचन, काल, पुरुष, काल आदि वाच्य के अनुसार, तो वो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम जानते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक इन सभी अव्यय के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब हम पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के जो भाग हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। नानाजी अचानक चले गए। देखिए, क्रिया से पहले, क्रिया, चले जाना क्या है? भी क्रिया है। अभी अभी हमने पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं, कौन सी क्रियाएं होती है। तो चले गए क्या है? क्रिया है। और क्रिया से पहले जो शब्द आता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण हमने पढ़ा है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, लेकिन क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि नानाजी अचानक चले गए। अब चले गए तो क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि वो क्रिया कब हुई? अचानक हुई। आओ यहाँ बैठो। अब बैठो क्रिया विशेषण है, क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? यहाँ, यहाँ, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसकी क्या विशेषता है कि उसको कहा गया कि यहाँ बैठो। यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। और ये विशेषता कब आती है? जब क्रिया से पहले आती है, और लिंग और परिवर्तन काल के अनुसार ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती। अब आइए क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन्हीं जो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का नाम होता है नियम, जो ऐसे के ऐसे चलता आ रहा है। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, यानी उसका ढंग, उसका तरीका पता चलता है। जैसे हम रीति रिवाज कह देते हैं, तो वो रीति रिवाज क्या होते हैं? वो हमारे तरीके होते हैं किसी कार्यक्रम को करने के। तो जिससे वो तरीका पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब तेज क्या है? दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो तेज है। तो अब इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ गया। रीतिवाचक कैसे है? कि वो घोड़े का तरीका है, जो दौड़ने का ढंग है वो क्या है? तेज है। तो जिससे हमें किसी काम के, क्रिया के रीति, किसी ढंग और उसके करने का तरीका पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है।
आगे हम बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, यानी जो क्रिया की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन कौन सी विशेषता बता रहा है, उसके स्थान की विशेषता बता रहा है, उसके स्थान का आभास होता है, बोध होता है कि उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, मेहमानों को भीतर बिठाइए। अब बिठाइए तो क्रिया है, अब उसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्रिया विशेषण। कौन सा, भीतर। अब भीतर क्या है, वो स्थान के बारे में बता रहा है। मेहमानों को भीतर बिठाइए, मेहमानों को यहाँ बिठाइए, मेहमानों को अंदर ले जाइए। तो ये सारे क्या है, ये स्थान का बोध करवा रहे हैं। एक बिल्कुल आसान सा लॉजिक है कि अगर हमें कहा जा रहा है कि मेहमानों को भीतर बिठाइए, तो हमें पता है, हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि कहने वाला हमें स्थान की ओर संकेत कर रहा है कि आप मेहमानों को उस स्थान पर ले जाइए। तो इजी सा है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में, काल, काल का जहां भी नाम आता है वहां आप समय ही उसका समझ लेना चाहिए कि वहां समय की बात हो रही है। समय का पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषता वही रहेगी, क्रिया से पहले आएगी, इसीलिए क्रिया विशेषण रहेगा, लेकिन विशेषता क्या बताएगा, समय का। मेरे भैया कब आएंगे, अब मेरे भैया कल आएंगे, सॉरी, मेरे भैया कल आएंगे। अब कल क्या है, कल समय की समय की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। जहां पर फ्यूचर की बात की जाएगी, प्रेजेंट की बात की जाएगी, तो वहां पर क्या आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ ये भी कह सकते हैं, मेरे भैया कुछ अभी आने वाले हैं, मेरे भैया अभी आए हैं, मेरे भैया 2 दिन बाद आएंगे, तो मतलब कल आएंगे। तो ऐसी जो होंगी वो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, इस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कमला ने काम थोड़ा किया। अब हमने पढ़ा था, ये बहुत बार हमने पढ़ा है, विशेषण में भी पढ़ा है, उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, मतलब परिमाण की बात हो रही है, थोड़ा, ज्यादा, कुछ। तो ये सारे क्या हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं। तो जहां परिमाण क्रिया की विशेषता कौन क्या बताएगा, उसकी मात्रा बताएगा क्रिया की, कि कितनी मात्रा में काम हुआ है, वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करते हैं, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है भाई, संबंध बोधक यानी संबंध रिलेशन, बोधक ज्ञान, जो हमें रिलेशन का ज्ञान करवाता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक। कौन कौन से, जैसे कि देखो, यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, हमें कोई कह दे यात्री बैठा है, भाई हमें तो नहीं पता ना कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। किसी ने हमें कहा यात्री, हमने पूछा यात्री कहाँ बैठा है, भाई यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। अब यात्री का संबंध पेड़ से जोड़ दिया, तो हमें पता लग गया यात्री के स्थान का। घर के पास मंदिर है, हमने कहा, हम एड्रेस बताते हैं, अपना पता बताते हैं, भी घर कहाँ है। अगर हम कह दे कि हमारा घर तो वहीं है, कहाँ भाई, अब हमें संबंध बताना पड़ेगा कि घर के पास क्या है, मंदिर है, तो आपको घर का पता लग जाएगा। इसके बाद जैसे कि के पास हो गया, अच्छा, छत पर मोर बैठा है। अब मोर बैठा, वो कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है, यानी उसका संबंध किससे है, छत पर है। ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण हैं जो अपनी वास्तविक जिंदगी में करते हैं। जैसे अगर मान लो घर पे कोई नहीं है, हम चाय बना रहे हैं, तो हमने मम्मी से पूछा कि चीनी का डिब्बा कहाँ है, तो मम्मी बताएगी कि गैस के पास चीनी का डिब्बा रखा है। तो जब तक वो संबंध हमें नहीं पता लगेगा, तो शायद हम उस डिब्बे को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसके संबंध बोधक के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं।
एक बार संबंध बोधक की हम परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के बिना, यानी विभक्ति हमने की थी कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो वो क्या थी, विभक्तियां थी। तो संबंध बोधक विभक्तियों के साथ भी आते हैं और संबंध बोधक विभक्तियों के बिना भी आते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पेड़ के पास कौन बैठा। अब के पास, के क्या है, विभक्ति है, का, के, की, से, के लिए। लेकिन दूसरे ही एग्जाम्पल में मैं वहां कई दिनों तक रहा। अब कई महीनों, मैं वहां कई महीनों तक रहा। अब जो कई है तो वो क्या हो गया, वो संबंध तो बता रहा है वहां रहने का, लेकिन वो क्या है, विभक्ति के बिना उसको इस्तेमाल किया गया है वाक्य में। पहला है संबंध बोधक का जो भेद है वो है स्थान वाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान का या स्थिति के बारे में पता चलता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। जैसे कि बस्ती से दूर, अब हमें क्या पता लग रहा है, स्थान का पता लग रहा है, उसकी स्थिति का पता लग रहा है कि मंदिर है वो कहाँ स्थित है, बस्ती से दूर है। जैसे कि अब आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं वो स्थानवाचक संबंध बोधक में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के दूर, अंदर और के बाहर आदि। अब बात करते हैं कालवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई है या बाद के समय में, यानी कि समय का जिससे बोध होता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि पश्चात, के उपरांत, के पहले, के बाद में आदि। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि वहाँ जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो वो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया का समय बताता है, लेकिन यहाँ पर संबंध बता रहा है। मोहन के बाद सुरेश आया। अब जो सुरेश है उसके आने का संबंध बता रहे हैं, कब आया भाई, वो मोहन के बाद आया। अब जो मोहन का संबंध किससे जोड़ दिया गया, सुरेश से, और सुरेश कब आया, मोहन के बाद आया। तो वो आपस में मोहन और सुरेश के संबंध को बता रहा है, और संबंध में किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। अब है भेद नंबर 3, साधनवाचक संबंध बोधक। संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है, उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम आदि। हमने पढ़ा था साधन क्या होता है, किसी काम को करने का जो जिस चीज को प्रयोग किया जाता है उसे साधन कहते हैं। जैसे कि डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं। यहाँ पर दादाजी का चलना क्रिया है, और वो क्रिया होती कैसे है, दादाजी का संबंध किससे है, डंडे से। यानी कि वो क्रिया दादाजी कर रहे हैं, जो चलने की क्रिया कर रहे हैं वो किसके सहारे से कर रहे हैं, डंडे के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये क्या है, साधन बोधक संबंध बोधक, जिससे हमें किसका पता ज्ञान होता है, जिससे हमें साधन का ज्ञान होता है। अब है दिशावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ। देखिए स्थानवाचक में हमें यहाँ था, स्थानवाचक हमने जब किया है संबंध बोधक तो हमें क्या पता लगता है, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। लेकिन यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान हो रहा है तो दिशावाचक संबंध बोधक है, यानी कि उसके आसपास। अब वो दिशा नहीं पता कि इधर है या उधर है, आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ। ठीक है, तो जहां पर मंदिर के पीछे मेरा घर है, अब पीछे है भाई, दो दिशा बता रहा है कि घर है वो कहाँ है, मंदिर के पीछे। अब है समतावाचक संबंध बोधक। देखिए नाम से ही सारे जो भेद है उनका पता लग रहा है। समता होता है समानता,
जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि बात हो रही है समानता की। अब समानता के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? के समान, के बराबर, की तरह, की भांति। भांति का मतलब भी तरह ही होता है। जैसे कि प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। अब देखिए जो प्रज्ञा है उसकी समानता दिखाई है बुद्धिमती होने की, और वो किससे? प्राची से। यानी कि कभी भी समानता के लिए जो संबंध बोधक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो समतावाचक संबंध बोधक शब्द होते हैं। अब बात करते हैं तुलनावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा, खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। अब इनके लिए क्या, यहाँ हमें तुलना करनी है। इससे पहले हमने समानता थी, तो समानता के लिए जो शब्द हुए वो हमने इस्तेमाल किए। यहाँ पर तुलना करनी है, तो तुलना के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए हमने? की अपेक्षा, की बजाय और की तुलना आदि। जैसे कि राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है। अब देखिए राजेश की अपेक्षा, अब यहाँ पर हमने तुलना की है। राजेश के बजाय रमेश अच्छी बात करता है। ठीक है, तो जहाँ पर तुलना का हम आभास होता है वहाँ होता है तुलनात्मक, तुलनावाचक संबंध बोधक। अब हम बात करते हैं संघवाचक संबंध बोधक। देखिए संघ, संघ का मतलब होता है साथ, जिससे हमें किसी के साथ का आभास हो, बोध हो, वो संघवाचक संबंध बोधक होगा। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, एक साथ एक कार्य कर रहा है, उसे संघवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि देखिए कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे संघवाचक संबंध बोधक के लिए? जैसे के साथ, के सहित, के समेत। बेटा अपने पिता के साथ बैठा है, यहाँ पर साथ बैठा है। ठीक है, चारों भाई अपने पिता सहित गांव गए हैं, यानी कि वो किसके साथ गए हैं? पिता के साथ गए हैं। ठीक है, समेत हम क्या देते हैं ना, भी इसके समेत ये भी हो जाएगा, तो वो साथ का मतलब होता है संघवाचक संबंध बोधक। पृथकतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, तो उसे पृथकतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। कैसे? अब देखिए पृथकता होता है अलग होना, जिससे अलग होने का बोध हो। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। अरे प्रमोद खंबे से दूर खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर से दूर का मतलब हमें पता लग रहा है कि उसे दूर होना है, किससे? खंबे से। यहाँ पर अलग होने का बोध होता है, वहां क्या होता है? पृथकतावाचक संबंध बोधक। विरोधवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने का स्वभाव का पता चलता हो, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब भी विपरीत ही होता है, के खिलाफ। मोहिनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है, यानी कि अपोजिट, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। जहां पर आपको अपोजिट बताना है, यहाँ तुलना नहीं करनी, यहाँ विरोध करना है, यहाँ अपोजिट बताना आपको। जहां पर अपोजिट के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? के विपरीत, होने के विपरीत, प्रतिकूल। जहां पर ये शब्दों का प्रयोग होगा वहां क्या होगा? विरोधवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु या कारण का